दोस्तों, मैं ब्रजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज का विषय है उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ता हुआ विवरण। इस पर हम एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे। सत्ता परिवर्तन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रदेश में आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जिस तरीके से भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत मिस्टर अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में बीआरएस दिलाकर लाया गया, उस तरीके से ये साबित हो रहा है कि केंद्र की सरकार, केंद्र की पार्टी और केंद्रीय पार्टी ये चाहती है उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन किया जाए। क्यों? गौरतलब है अभी पंचायत के चुनाव हुए। पंचायत के चुनाव में ये देखने में आया है भारतीय जनता पार्टी कहीं तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, कहीं दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, जबकि क्षेत्रीय दल और समाजवादी पार्टी जो है वो नंबर 1 उभर कर सामने आई है। तो उनके यहाँ ये मंथन चलने लगा है कि योगी जी की कार्यशैली जो है वो ठीक नहीं है। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में गंगा की रेती के अंदर कई ज़िलों में कोरोना से मृत लोगों के शव दिखाई दिए और उन्हें चील कौवे नोचते हुए दिखाई दिए, और वहीं शवदाह करने के लिए लोगों पे पैसे नहीं होने के कारण लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। अपनी नाराज़गी के इजहार के साथ साथ दूसरा मुख्य कारण ये है प्रदेश का जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में ये दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि हमारा कोर वोट जो है, ब्राह्मण वोट हमसे नाराज़ चल रहा है। और ये बात सही भी दिखाई दे रही है कि ब्राह्मण वोट ने इस बार योगी जी की कार्यशैली से नाराज़ होकर अपना वोट समाजवादी पार्टी के तरफ दिया है। ये भी देखने में आया है कुछ ब्राह्मण संगठन जो हैं वो खुलेआम तौर से कह रहे हैं हमारा नेता अखिलेश यादव है, हम अखिलेश के साथ खड़े हैं, चाहे वे हराने के लिए मुझे किसी का भी सहारा लेना पड़े। और उसमें ये भी देखने में आया है कि योगी जी ने सर्वाधिक रूप से उस व्यवस्था को, उस पार्टी को ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरों के बीच में एक विभाजित कर दिया है। गोरखपुर में ये भी कहा जाता है, गोरखपुर में हमेशा इसी की राजनीति होती रही थी, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की, और पूरा प्रदेश एक जातीय समीकरणों में बंट गया। और वहीं ये भी देखने में आया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाते पिछड़े वर्गों का भी वोट उन्हें मिलता रहा है। अब पिछड़े वर्गों के खासकर मौर्य और साक्य, जिनको सो कॉल्ड काची कहा जाता है, उनका वोट भी डिस्टर्ब हो गया, उनका वोट भी अब वापस चला गया है। ये भी देखने में आया है किसी ज़माने में कल्याण सिंह एक लोध बिरादरी के बहुत एक छत्र नेता हुआ करते थे, लेकिन उनका भी वोट अब उनके साथ नहीं दिखाई दे रहा, सारा वोट सिमटता हुआ दिखाई दे रहा। अभी 2 दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में और विनोद बंसल जी के साथ और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो कोर कमेटी के लोग हैं उनके साथ यूपी चुनाव पर बहुत जद्दोजहद हुई और मीटिंग हुई, इसको कुछ न कुछ निकाला जाए। वहीं नौकरशाही के मामले को लेकर, क्योंकि उनको जिस तरीके से एमएलसी बनाया गया और एमएलसी बनाने के साथ जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में उन्होंने एक जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, तो वहीं मैंने पार्टी के एक सांसद से बात करने की कोशिश की। मैंने कि सर, ये अरविंद शर्मा के बारे में ये बातचीत चल रही है, वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के नीरज शेखर। तो उन्होंने कहा इस तरीके की खबरें नहीं हैं। उन्होंने तो कहा ये सिरे से खबर ही निराधार है, तो उनके लिए ये खबर निराधार है। लेकिन वहीं मैंने नौकरशाही के बारे में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन जी से बात किया। मैंने कहा सर, आप बताइए नौकरशाही के रूप में अरविंद शर्मा जी को आप कैसे देखते हैं? तो आलोक रंजन जी ने कहा कि हाँ, ये बात सही है, ये मिस्टर अरविंद शर्मा
आईएएस हैं, पूर्व आईएएस हैं और वो गुजरात कैडर के आईएएस हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत करीबी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से उनको यहाँ लाया गया और नौकरशाही पर उनका कमांड है, प्रधानमंत्री कार्यालय में वो और केंद्र में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर रहे हैं, नौकरशाही को वो हैंडल करना जानते हैं और इसलिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने बीआरएस दिलाकर उनको उत्तर प्रदेश में लाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब उनको लाया गया, जिस तरीके से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस तरीके से उनका एक कार्यकाल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब देखने काबिल है। वहीं मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, सर कहीं ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अंकुश रखने के लिए इनको आगे बढ़ाया गया है? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि वो, हाँ ये ठीक है, प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीकी हैं और प्रधानमंत्री के नज़दीकी होने के साथ साथ जिस तरीके से उनको जिम्मेदारियां देने की बात चली है और जिम्मेदारियां देने की बात आ रही है और एमएलसी बनाया गया, एमएलसी बनाने के साथ साथ जिस तरीके से उनका अपना विवरण आया है, जिस तरीके, लेकिन इतना सही है वो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं। जब करीबी हैं तो उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन भाई अगर उनके पास कोई जिम्मेदारी आती है तो एक नौकरशाह होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और वहीं मैंने समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन और प्रवक्ता हैं, उनसे मैंने बात किया। मैंने कहा साजन जी आप बताइए कि आप किस रूप में देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी तरीके का आप कार्य कर ले और प्रदेश की जनता ने उनको खारिज करने का मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है, सरकार ने किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वो अब अपनी नौटंकी कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद शर्मा को लाएं, चाहे वो किसी को लाएं, जिस तरीके से चाहे वो मंथन करें, उनकी नौटंकी अब चलने वाली नहीं है। उनकी इस कार्यप्रणाली को प्रदेश की जनता जान चुकी है और उसने मन बना लिया है। उसकी वानगी आपको पंचायत के इलेक्शन में देखने को मिल गई है और वहीं आगे अब उनका कोई भी पैतरा चलने वाला नहीं है, चाहे वो किसी तरीके से कुछ भी कर लें, उनसे हर वर्ग परेशान है, हर परेशान है। अब देखना होगा कि अरविंद शर्मा के मार्फत जो केंद्र सरकार और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय प्रणाली, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन किस तरीके से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करता है या अपने कोर वोट को बचाकर रखता है, ये आने वाला 2022 में लिटमस टेस्ट होगा और ये समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी कितने पैमाने पर जनता के लिए खरी उतरी है।